जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अगले टॉपिक में जल संसाधन के बारे में, यानी वाटर रिसोर्सेज। तो आपके जेपीएससी के सिलेबस में क्या है, और एनसीईआरटी बुक से ही सारा चीज़ें बनाया हुआ है दोस्तों, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी की बुक का ही मान लीजिए तो 2 कॉपी है। तो जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये सारे नोट उसी से तैयार किया गया है। यहाँ पर हमको पढ़ना है दोस्तों कि जल संसाधन की उपलब्धता, यानी कि जेपीएससी के सिलेबस अगर देखेंगे दोस्तों, या आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो सारा सेम है, आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो जल संसाधन की उपलब्धता, उपलब्धता के बाद दूसरे पॉइंट में आपको पढ़ना है इसका उपयोग। उपयोग 2 स्तर से पढ़ना है दोस्तों। एक हो जाएगा आपको उद्योग के स्तर से, और दूसरा हो जाएगा सिंचाई के स्तर से। यानी जल का उपयोग जो है उद्योग में हो रहा है कितना प्रतिशत, किस टाइप से इसका उपयोग हो रहा है। इसके बाद दूसरे जो पढ़ना है आपको सिंचाई की दृष्टि से, यानी सिंचाई की दृष्टि से जल का क्या उपयोग हो रहा है। इसके बाद अगले पॉइंट में पढ़ना है आपको जल संकट, यानी जल की क्या समस्या है उसको जानना है कि दिन प्रतिदिन इसका समस्याएं कैसे बढ़ रही है, उसको आप लिख सकते हैं आगे बढ़ते हुए, हम लोग देखेंगे इसमें। इसके बाद पढ़ना है आपको कि वर्षा जल के संरक्षण की विधियाँ, यहाँ पर खेती को काट दीजिएगा दोस्तों। वर्षा जल की संरक्षण की विधियाँ और वर्षा जल संरक्षण की जैसे कि आपके 3 विधियाँ दिया हुआ है, तीनों विधि को पढ़ना है। एक हो जाएगा जल छाजन विधि, दूसरा हो जाएगा संभरण प्रबंधन विधि, और तीसरा है भूमिगत जल प्रबंधन विधि। ये तीनों विधियों को आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग परिचय से शुरू करेंगे, जैसे कि हम लोग रिटेन करते हैं परिचय से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर परिचय में हमने लिखा है कि हमारा भविष्य कुछ निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि, यानी हमारा भविष्य एक निश्चितता के साथ हम लोग कह सकते हैं कि समाज की जनसांख्यिकी परिवर्तन, यानी जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रही है, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, स्थानांतरित हो रही है। प्रौद्योगिकी की उन्नति, यानी नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है, नवीकरणीय और जल अभाव का साक्षी होगा। इन सारी चीज़ें जो है आपका, ये जल के अभाव का हमारे लिए एक साक्षी होगा। ये भविष्य के बारे में इसे परिचय में आप लिख सकते हैं, इसको और कुछ डाल के आप ऐड कर लीजिएगा। जल अभाव संभवतः इतनी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल का कुल जल का केवल लगभग 3% ही है। यानी पूरे पृथ्वी का अगर देखा जाए तो 71% भाग पर जल है, लेकिन उसमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो आपके 97% जो भाग है वो आपका लवणीय जल है, यानी कि अलवणीय जल की मात्रा काफ़ी कम है, लगभग 3%। वास्तव में अलवणीय जल एक बहुत छोटा सा भाग ही मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध है, और जो 3% अलवणीय जल है उसमें से भी मात्र इसके थोड़े से परसेंट ही आपके उपयोग हैं मानव के लिए। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। इस दुर्लभ संसाधनों के आवंटन और नियंत्रण के तनाव और लड़ाई झगड़े तथा संप्रदाय प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं। यानी कि अलवणीय जल का उपयोग को लेकर के बहुत ज़्यादा देखा जाए तो राज्यों के बीच, नदी के बंटवारों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े, संप्रदायों के बीच तनाव उत्पन्न होते रहते हैं। तो एक ऐसी समस्या बन गई है। अब हम देखेंगे भारत में जल संसाधन, यानी भारत में जल संसाधन की उपलब्धता। जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वैश्विक संदर्भ में भारत के पास जल जो है वो 4% है, यानी पूरे वर्ल्ड को अगर देखा जाए दोस्तों तो पूरे विश्व में 4% जल जो है भारत के पास है। एवं भूभाग की बात करें तो 2.45% भाग जो है पूरे पृथ्वी का भाग भारत के पास है, जबकि जनसंख्या कितना है तो 17.7% जनसंख्या है। अर्थात विश्व के औसत जल की तुलना में हमारे देश में प्रति व्यक्ति हिस्से में केवल 1/4 जल ही आता है। यानी कि जल की उपलब्धता कितना है आप समझ गए होंगे इसे। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग भौम जल से 1869 घन किलोमीटर की जल उपलब्धता है। इसे केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल
उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। तो इसको सिलेबस में है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। यानी कि आपके पास अगर शुद्ध देखा जाए जल कितना है तो 1122 घन किलोमीटर आपके पास जल संसाधन उपयोगी है। पृथ्वी पर उपलब्ध 2.5% जल ताज़ा अथवा पीने योग्य है। यानी 2.5% जो जल है दोस्तों वो पीने योग्य है, उपयोगी है, ताज़े हैं। इस ताज़े जल का लगभग 75% भाग ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमाच्छादित पर्वतों पर तथा हिमनदों के रूप में पाया जाता है। लेकिन ये 2.5% भाग में से अगर देखें तो 75% जो भाग है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में है। और जैसा कि जानते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं वो हिमाच्छादित होते हैं, यानी बर्फ़ से ढका हुआ होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपके पास उपयोग लायक कितने प्रतिशत जल है। ताजे जल का लगभग 22.5% भाग भौम जल के रूप में पाया जाता है। यानी जो भूमि के तल जो भौम जल आप समझते हैं दोस्तों, जो कुआं वगैरह नल वगैरह के माध्यम से हम लोग निकालते हैं, तो भौम जल आप समझ सकते हैं कि पूरे ताजे का लगभग 22.5% के रूप में उपलब्ध है। शेष जल जो आपका है वो नदियों, झीलों और तालाबों आदि में विद्यमान है। तो ये अब जल की उपलब्धता आप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि जल संसाधन विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध है। कौन कौन से स्रोत में आपका जल के संसाधन उपलब्ध है? तो धरातलीय या पृष्ठीय जल। धरातलीय पृष्ठीय जल में कह सकते हैं दोस्तों कि नदी, नाले, जो तालाब होते हैं वो धरातलीय जल में आते हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम लोग देखें तो जल आपको मिल जाएंगे भूमिगत जल, भूम जल, यानी कि बड़े बड़े जो दरारें हैं, चट्टानें हैं जो पृथ्वी पर, उस पर जल की एक पेटियां पाई जाती है जो आपके दरारों में जल इकट्ठा होकर रहते हैं, जिससे अपना नल में, कुआं के माध्यम से नीचे से पानी निकाल करके हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ये हो गया भूमिगत जल। तीसरा में देखें दोस्तों तो वायुमंडलीय जल, यानी कुछ जल जो होता है वायुमंडल में वाष्प के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसके बाद आगे देखें दोस्तों तो महासागरीय जल, यानी महासागर जो आपको है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका, आर्टिक, ये सब महासागरों में भी आपके जो हैं जल उपलब्ध हैं। अब यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो धरातलीय तलीय जल संसाधन, अब थोड़ा सा धरातलीय जल संसाधन को अब थोड़ा थोड़ा ये 3-4 पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो थोड़ा धरातलीय आपको पढ़ना है और भूमिगत जल या भूम जल को ही पढ़ना है। वायुमंडलीय जल आप जान ही गए क्या है, और महासागरीय जल ये आपको जान ही रहे हैं। तो आपको जो पढ़ना है वो में है आपका धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं। क्या क्या हैं दोस्तों? तो नदी, झीलें और तल्ले और तालाबें हैं। ये चारों जगह से आपके धरातलीय जल मिल जाएंगे। देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 101.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियां हैं। यानी अगर पूरे देखा जाए, अगर देश में हम बात करें अपने देश में, तो 10,360 नदियाँ से मतलब अधिक नदियाँ हैं, इससे कम नहीं है। वो कितने नदियाँ? मतलब जो 1.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विस्तारित होती है। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस पर जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। यानी नदियों का जो अपवाह होता है दोस्तों, जो नदियाँ बेसिन होती हैं उस पर जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है वो नदी में अगर देखा जाए तो वर्षा पर निर्भर करता है, क्योंकि जितनी वर्षा होगी उसका जल ग्रहण क्षेत्र उतना ही विस्तारित होगा और उतना ही जो नदियाँ का अपवाह क्षेत्र है वो बेसिन में आपका पानी उपलब्ध रहेगा। भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानीय भिन्नता पाई जाती है और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम से केंद्रित है। यानी वर्षा अगर देखा जाए दोस्तों तो वर्षा में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। किसी जगह पर वर्षा अधिक होती है, किसी जगह पर कम होती है, और किसी जगह पर जैसे वृष्ट छाया क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा बिल्कुल ही कम होती है, 30-40% होती है, मतलब 30-40 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर वर्षा अगर देखा जाए पूर्ण रूप से अगर तो मानसूनी मौसम से केंद्रित है, यानी मौसम पर आधारित है। भारत का कुल पृष्ठीय जल का लगभग 2.3%, यानी 2.3% नहीं दोस्तों, 2.3 भाग देश की 3 बड़ी नदियां यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रभावित होती है। यानी कि आप पूरे अगर देश में अगर देख लिया जाए तो 2.3, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसको 75%, लगभग आसपास 66%। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो आपका इतने प्रतिशत जो है 2.3 भाग या ये 3 नदियाँ में ही प्रवाहित होती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होती है। इन तीनों नदियों में वार्षिक जल प्रवाह की मात्रा अधिक है, अतः इन नदियों के जल भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
यानी कि इन नदियों में अगर देखा जाए दोस्तों तो वार्षिक जल का जो प्रवाह होगी उसकी मात्रा को अधिक है। अब इस चलते इस मात्रा को बढ़ाया भी जा सकता है, इनकी भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो बांध वगैरह बना करके ये सब चीज़ों करके हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जलग्रहित क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियाँ यद्यपि देश के कुछ क्षेत्रों में लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती है, जिसे कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को अगर देखा जाए दोस्तों तो ये नदियाँ जो है कुल क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा नदियों का ये लगभग 1/3 भाग को कवर कर जाती है। इसके चलते देखें दोस्तों तो इसका धरातलीय जल जो है वो जल संसाधनों का अगर तो 60% जल इसमें पाया जाता है। यानी कि सबसे बड़ा अगर जल ग्रहण क्षेत्र किसी नदियों का है तो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का है। अगर वही दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो दक्षिण भारत नदियाँ में आपको गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे दोस्तों कि जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, तो इनकी जल का उपयोग बहुत ज़्यादा वहाँ के किसान लोग करते हैं। वहाँ के राज्यों इसको उपयोग लोग बनाया कि जगह जगह पर बांध बना करके पानी रोके हैं और इसका उपयोग सिंचाई के रूप में ज़्यादा करते हैं, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों में ऐसा अभी संभव नहीं हो पाया है। ये तो हो गया दोस्तों आपका धरातलीय पृष्ठीय जल। अब हम लोग देखेंगे उसमें आपका भूमिगत जल प्रबंधन। अब यहाँ पर देखें दोस्तों तो भूमिगत जल संसाधन या भूमिगत जल संसाधन इसको कर सकते हैं। तो अब चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो भूमि जल संसाधन वर्षा जल रिस कर भूमिगत होता रहता है। यानी जब पानी आती है दोस्तों तो पानी के दौरान जब वर्षा होती है तो उस दौरान रिस कर जो पानी होती है नीचे चला जाती है, भूमि में चला जाता है। जल रिसाव की प्रक्रिया पृष्ठीय या धरातलीय जल से भी होती है तथा इन दोनों माध्यमों से भूमि के नीचे विशाल मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है। इसे भूमि या भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल का वितरण हर जगह समान नहीं है। यह जल की उपलब्धता, वर्षा की मात्रा तथा वर्षा एवं भूमि की प्रकृति तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करती है। देश में कुल पुनः प्रतियोग्य भूमि जल संसाधन का लगभग 432 घन किलोमीटर है, जिसे लगभग 46% भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। यानी देश में कुल पुनर्जीवित भूमि जल संसाधन के लगभग 432 घन किलोमीटर है दोस्तों, जिसमें से लगभग 46% आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में पाया जाता है। यानी कि भूमि जल अगर देखा जाए दोस्तों तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो दोआब का एरिया है उसका जो मैदानी इलाका है वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। उत्तर पश्चिम प्रदेशों और दक्षिण भारत के कुछ भागों की नदी बेसिनों में भूमि जल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। अगर वहीं देखा जाए दोस्तों तो उत्तर पश्चिम प्रदेशों और यानी उत्तर की जो पश्चिम इलाका है तो उत्तर के पश्चिम इलाका में आप समझ हरियाणा, पंजाब वगैरह जो आता है। इसके बाद दक्षिण भारत के कुछ भागों जैसे कि नदी बेसिनों में आप अगर देखेंगे तो यहाँ के जल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है। किस जल की बात हो रहा है दोस्तों? तो भूमि जल का। अब भूमि जल का उपयोग कैसे करेंगे? आपको पता है कि नलकूप के माध्यम से जल को निकाल करके आप सिंचाई के काम में कर सकते हैं, उद्योग के काम में कर सकते हैं, बड़े बड़े कुआँ के माध्यम से। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूमि जल का उपयोग बहुत अधिक होता है। अब पंजाब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हरित क्रांति के बाद पंजाब हरियाणा का जो इलाका था दोस्तों ये भूमि जल का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ, जिससे चलते यहाँ के जल स्तर है काफ़ी नीचे चला गया है। परंतु कुछ राज्यों जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, केरल आदि अपने भूल जम क्षमता बहुत कम उपयोग करते हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपकी भूमि की जल का उपयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं। और बहुत अधिक मात्रा में कौन करते हैं दोस्तों? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भूमि जल का मध्यम दर में उपयोग करते हैं। यानी कि इन लोग ना अधिक उपयोग करते हैं और ना बहुत कम उपयोग करते हैं, मतलब एक समान यानी मध्यम स्तर पर इन लोग उपयोग करते हैं। कौन कौन? जो आपका गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, इसके बाद त्रिपुरा और महाराष्ट्र, इन राज्यों में आपका भूमि जल जो है वो सामान्य स्तर पर उपयोग किया जाता है। देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में यानी कि देश के आप अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में चले जाते हैं दोस्तों तो यद्यपि अधिक वर्षा होती है, परंतु यानी कि देश के उत्तरी पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है, जैसे कि बंगाल के जो खाड़ी से
जो है लगा हुआ एरिया, जैसे कि आप जानते होंगे त्रिपुरा, मिजोरम, जो मेघालय वगैरह एरिया है, आपका पश्चिम बंगाल का एरिया है, तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा वर्षा ज़्यादा होती है। परंतु भूमि की ढाल होने के कारण जल के प्रवेश के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलती है तथा इन भागों में भूमिगत या भूमजल अधिक गहराई में व कम मात्रा में मिलती है। लेकिन वहाँ क्या है दोस्तों, पहाड़ी इलाका है, उसके चलते पानी को रुकने का मौका नहीं मिल पाता है। वर्षा तो होती है लेकिन वो बह करके नीचे आ जाती है। ऐसी स्थिति में पानी के नीचे ठहराव नहीं होता है, यानी रिस कर नीचे ज़्यादा नहीं जा पाता है, इसलिए वहाँ भूमजल की जो मात्रा है वो बहुत कम मिलता है और अधिक गहराई में मिलता है। ये तो हो गया दोस्तों आपके भूमजल की उपलब्धता। थोड़ा सा जान लीजिए लेगून एवं पश्च जल के बारे में। भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित है। इसी कारण बहुत सी लेगून और झीलें बन गई हैं, यानी लेगून झीलें, बहुत से ऐसे झीलें हैं जो बन गई हैं। अब लेगून झील क्या होती है आप लोग जानते होंगे दोस्तों, कि जो समुद्र से लगा हुआ रहता है, उसका कोई भाग जो है वो खुला रहता है और समुद्र से टच में रहता है, वैसे झीलों को लेगून झील कहा जाता है। जब झील पढ़िएगा तो आप वहाँ पर अच्छे से जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप देखें दोस्तों, तो केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन लेगून और झीलों के बड़े धरातलीय जल संसाधन है। सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है, इसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों और नारियल आदि सिंचाई में किया जाता है। अब जैसे कि लेगून जो जल होते हैं दोस्तों, उसका उपयोग जो होता है वो लवणीय जल होते हैं, क्योंकि समुद्र से लगा होता है, इसी चलते इसका कुछ निश्चित चीज़ों के लिए ही उपयोग किया जाता है। जैसे मछली पालन के लिए हो गया, उपयोग कर सकते हैं। कुछ चावल की ऐसे किस्में हैं जो लवण जल में हो सकते हैं, उसका उपयोग के लिए, और नारियल के सिंचाई के लिए। तो इन सब चीज़ों में उपयोग होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जल संसाधनों का उपयोग उद्योगों और दूसरे उद्देश्यों में, यानी जल संसाधन का क्या क्या उपयोग है उसको थोड़ा सा आप समझेंगे। तो इसमें देखेंगे दो, सिंचाई और दूसरे उद्योगों में कैसे कैसे प्रयोग होता है। तो ये थोड़ा सा ग्राफिक इसके माध्यम से समझेंगे। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका एक बार उपयोग के बाद पुनः संशोधन करके या शोधन करके उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। जल ही ऐसा संसाधन है जिसकी हमें नियमित आपूर्ति की आवश्यकता है, जो हम नदी, झीलों, तालाबों, भूजल, महासागरों तथा अन्य पारस्परिक जल संग्रहण क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई में 70% होता है, उद्योगों में 23% होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि सबसे अगर जल का उपयोग कहाँ होता है तो सिंचाई में होता है 70%। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उद्योग में देखेंगे 23%, घरेलू तथा अन्य में इसका देखें तो केवल 7% उपयोग में लाया जाता है। अब देखा जाए दोस्तों तो आपको कौन कौन से जल का कितना प्रतिशत उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखें तो धरातलीय जल की निकासी और भूम जल की निकासी। तो धरातलीय जल में देखें तो 89% जो है कृषि कार्य में प्रयोग होता है और 9% जो है आपका घरेलू कार्यों में और 2% मात्र औद्योगिक कार्यों में प्रयोग होता है। यानी धरातलीय जल है, यानी नदी का हो गया, तालाब का जल हो गया, इन सब जलों का उपयोग जो है वो कृषि क्षेत्र में 89% हो रहा है, 89% हो रहा है, और घरेलू कार्यों में 9%, यानी कि औद्योगिक कार्यों में यहाँ पर सिर्फ 2% उपयोग हो रहा है। वहीं भूम जल की अगर बात करें तो 92% जो है कृषि क्षेत्र में हो रहा है। जबकि भूम जल का अगर प्रयोग देखा जाए घरेलू सेक्टर में तो इसका 3% है और औद्योगिक सेक्टर में 5% है। यानी कि भूम जल का प्रयोग अगर देखें तो कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है और औद्योगिक क्षेत्र में भी ज़्यादा हो रहा है घरेलू क्षेत्र की अपेक्षा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये ग्राफिक्स, क्योंकि ये प्रश्न को लिखने के समय आपको सजगता प्राप्त करेंगी और साथ ही आपको अच्छा नंबर आएगा। अब देखें दोस्तों तो धरातलीय और भूम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है, यानी दोनों सेक्टरों में अगर देखें तो आपका धरातलीय हो या भूम जल हो, दोनों का उपयोग अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कृषि में धरातलीय जल 89% और भूम जल अगर देखें तो 92%। औद्योगिक सेक्टर में अगर देखा जाए तो औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% उपयोग होता है और भूम जल का 5% उपयोग होता है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो भूम जल का उपयोग जो है आपके कृषि क्षेत्र में भी ज़्यादा है और औद्योगिक क्षेत्र में भी ज़्यादा हो रहा है, जबकि धरातलीय का कम हो रहा है आपके भूम जल की अपेक्षा। पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इनकी जनसंख्या के लगभग 2.3 भाग जो है, यानी 2/3 भाग जो है कृषि पर निर्भर है। इसलिए पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए
सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जैसे कि भाखड़ा, नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी और नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नगर परियोजना आदि शुरू की गई है। जल का उपयोग अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मनुष्य के लिए पेयजल के रूप में, पशुपालन के लिए पेयजल के रूप में, घरेलू वाणिज्यिक और सिंचाई एवं उपयोगार्थ के रूप में, कृषि कार्य में, ऊर्जा के उत्पादन में, पर्यावरण और पारिस्थितिक के उपयोगार्थ में। इसके बाद देखें दोस्तों तो उद्योग में हो रहा है, सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधी उपयोग में हो रहा है, मछली पालन में हो रहा है और सौर परिवहन में हो रहा है। यानी जल का अगर उपयोग पूछ देगा तो ये सारे पॉइंट को आप लिख करके उसको एक्सप्लेन 2 लाइन, 4 लाइन में, 5 लाइन में ऐसे कर सकते हैं स्वयं से, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लीजिएगा, बस इसका पॉइंट को याद रखिएगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। अब हमको पढ़ना है दोस्तों कि सिंचाई के लिए जल की मांग, यानी सिंचाई में जल का उपयोग पढ़ना है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ते हैं और उसको देखते हैं। जल का सर्वाधिक उपयोग जो है 70% भाग सिंचाई के कार्यों में किया जाता है। देश में वर्षा के स्थानिक एवं सामरिक परिवर्तन के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पर देखें तो स्थानिक और सामरिक परिवर्तन है हमारे देश में, यानी सभी जगह जल की स्तर समान है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग जो है वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है। उत्तर पश्चिम भारत, यानी कि उत्तर अगर पश्चिम भारत की अगर देखे जाए दोस्तों, और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में अगर देखें तो आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद हरियाणा, पंजाब को भी ले सकते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। वहाँ पर जो है खेती का मुख्य साधन क्या है, सिंचाई ही है। इसके बाद दक्कन का इलाका, यानी दक्कन का ठार का अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र वगैरह का जो इलाका आ जाता है, तो वो एरिया भी आपके दक्कन के इलाका में आता है, वहाँ पर भी वर्षा कम होती है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इनकी असफलता सूखा जैसी स्थिति कर देती है। यानी कि इन क्षेत्रों में भी वर्षा तो होती है, लेकिन कभी कभी मानसून की स्थिति खराब होने के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई की आवश्यक बनाती है। यानी कुछ ऐसी फसलें हैं जो जल की जो कमी होती है उसको सिंचाई के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, यानी सिंचाई करना उसके लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो सिंचाई के द्वारा ही संभव है। यानी कि चावल के उत्पादन के लिए आप देखते हैं दोस्तों, जो धान का फसल होता है तो लगभग हमको देखते हैं कि सभी दिन वो तो पानी उसको चाहिए ही होता है, क्योंकि जब तक उसमें पानी नहीं रहेगा तब तक वो अच्छे से वर्धन नहीं कर पाती है। वही प्रकार गन्ना है, उसी प्रकार का जूट की जो फसलें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। यानी 150 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा यहाँ पर चाहिए, यानी 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा औसतन होनी चाहिए। अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नीवल बोए गए क्षेत्र, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 85% भाग जो है सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। यानी कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पर जितने भी बोए गए क्षेत्र होते हैं उसमें 85% जो दोस्तों वो सिंचाई के द्वारा ही खेती किया जाता है। निवल संचित क्षेत्र का 76% पंजाब में और 51.3% हरियाणा में कुआं और नलकूपों के द्वारा संचित होते हैं। यानी कि पंजाब में आप समझ सकते हैं दोस्तों हरियाणा की क्या स्थिति है, वहाँ पर सिंचाई का जो क्षेत्र है वो कुआं नलकूपों के द्वारा ही पूरा किया जाता है। इसे यह ज्ञात है कि ये राज्य अपने संभावित भूमि जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, जिससे कि इन राज्यों में भूमि जल की कमी आ जाती है। यानी कि जितना भूमि जल की आपको उपयोग करना चाहिए उससे ज़्यादा इन लोग उपयोग करते हैं, इसके चलते इन राज्यों में भूमि जल की यानी कि जो भूमिगत जल है उसमें कमी आ जाती है। राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड के संकेंद्रण बढ़ गया है और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या के संकेंद्रण में वृद्धि हो गई है। यानी कि इसी प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो मिट्टी में संख्यियाँ जो होती है, जो छिद्र आप लोग समझ सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में इन चीज़ों में वृद्धि हो गई है। उद्योगों में जल का उपयोग, अब तो हो गया दोस्तों सिंचाई के क्षेत्र में हमने जल का उपयोग पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे उद्योगों में जल का उपयोग के बारे में, यानी उद्योग सेक्टर में कैसे जल का उपयोग हो रहा है। औद्योगिक कारखाने के संचालन के लिए जल की खपत होती है। इंजनों, रासायनिक क्रियाओं के लिए, वस्त्र उद्योगों में धुलाई में, रंगाई में, छपाई के लिए, लौह इस्पात उद्योगों में धातु को ठंडा करने के लिए
कोयला उद्योगों को कोक को धोने के लिए, रासायनिक उद्योगों के क्षारी और अम्लों के निर्माण तथा चमड़ों उद्योगों में भी अधिक मात्रा में शुद्ध जल का प्रयोग होता है। संभावित जल समस्या और जल संकट, यानी कि आप देख सकते हैं कि उद्योगों के क्षेत्र में यहाँ चीज़ों का आपका प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर इस चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। अब इसको और विस्तृत करके आपने सेल्फ से कर सकते हैं दोस्तों, इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं। अब क्या है हमारे पास जल संकट, यानी जल की क्या समस्या है, अब उसको थोड़ा सा जानिए। तो जल के गुणों का ह्रास हो रहा है। संभावित जल समस्या और जल संकट क्या है, तो जो जल के गुणों में ह्रास हो रहा है वही हमारे लिए जल संकट है और समस्या है। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या के बढ़ने के लिए प्रतिदिन कम होती जा रही है, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है लोगों के बीच जो है पानी की जो प्रति व्यक्ति औसतन होनी चाहिए उसकी मात्रा घटती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निष्कामों से प्रदूषित होता जा रहा है और इस कारण औद्योगिक जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। जल के गुणों का ह्रास, यानी कैसे जल के गुणों का ह्रास हो रहा है। जल के गुणों से तात्पर्य है कि जल की शुद्धता अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है, यानी जल बाह्य पदार्थों जैसे कि सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है और यही प्रदूषित होना के यानी कि जलों के गुणों में आपका ह्रास होना है। इस प्रकार पदार्थ जो है जल के गुणों में कमी लाते हैं और इसी मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते हैं और यही कमी आने से जो जल है वो मानव के उपयोग के लिए नहीं रह जाते हैं। यही आपके लिए एक जल समस्या है और जल संकट है, जो जलों के गुणों में ह्रास हो रहा है। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करें तो वे जल में घुल जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र प्रभावित होते हैं। कभी कभी प्रदूषण नीचे तक पहुंच जाते हैं और भूम जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। आप लोग ये चर्चित में रहता है गंगा, आप लोग सुने होंगे कि गंगा परियोजना चल रही है, कि गंगा की सफाई परियोजना बहुत बार विवादित रहता है, चुनावी मुद्दा भी बन जाता है कभी कभी। तो ये दोनों इलाका है दोस्तों, क्योंकि इसके जो इलाके में बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं और उस शहरों के द्वारा बहुत ज़्यादा गंदगी को निष्कासित किया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है। जल संरक्षण और प्रबंधन, अब जल को भाई तो समस्या हो गई, अब इस जो को संरक्षण कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन क्या किया जाए। तो जल संरक्षण का अर्थ है कि जल के उपयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण तथा कृषि आदि के लिए अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना, यानी जो खराब जल है उसको पुनः चक्रण करके उसको फिर से उपयोग में लाना। लगातार बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है, अर्थात जल संरक्षण आज एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन मूलतः भवनों को छतों पर जल की इकट्ठा करके भूमि में संरक्षण करके आगे काम में लाने की प्रक्रिया है। यानी वर्षा जल का अगर देखा जाए दोस्तों तो आप संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो वर्षा जल को आप संचयन कीजिए, जैसे भवन के छत जो होगा वहाँ से इकट्ठा करके भूमि में उसको अंदर ग्राउंड बना करके उसको वहाँ पर संरक्षण कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका भूमि का लेयर का जल स्तर उठेगा और यही एक संरक्षण करने की प्रक्रिया है। आगे हम लोग संरक्षण की विधियाँ को भी पढ़ेंगे। बढ़ती जनसंख्या और घटते जल संसाधनों को देखते हुए न केवल जल का उचित उपयोग करना चाहिए बल्कि जल स्रोतों के पुनर्चक्रण को भी उचित व्यवस्था करनी होगी। इसी दृष्टि से भारत सरकार ने जल भृत तथा मानव चित्रण एवं प्रबंधन परियोजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत देश के व्यापक स्तर पर जल भृत मानचित्र तैयार किया जाएगा। यानी भारत सरकार इसके संरक्षण के लिए जल भृत मानचित्र एवं प्रबंधन परियोजना भी चला रही है। अब यही जल संरक्षण की विधियां हैं दोस्तों, कौन कौन विधियां हैं, तो वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सीड मैनेजमेंट यानी जल संभर प्रबंधन और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट यानी भूगर्भिक जल प्रबंधन। अब तीनों जल संरक्षण की विधियां को हम लोग देखेंगे। पहला हो गया वर्षा जल संग्रहण, यानी वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल भृगों के पुनः भरण के लिए भी किया जाता है। यह कम मूल्य और पारिस्थितिक अनुकूल विधि है जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्रित किया जाता है।
वर्षा जल संरक्षण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है और भूमिगत जल स्तर को नीचे होने से रोकता है। यानी कि जितने भी आपके जो छोटे छोटे नल कुएँ हो गए दोस्तों, तालाबों हो गए, गड्ढे हो गए, इनके द्वारा जो जल का उपयोग हो रहा है उसको संरक्षित करना है और इस जल को संरक्षित करने से आपका जो जल का स्तर है वो ऊपर आएगा। यही वर्षा जल संरक्षण है। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है और भूमि अपरदन और बाढ़ को भी रोकता है। देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों में से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संचयन जैसे कि झीलों में, तालाबों में, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ग्रामीण इलाकों में देखते हैं कि अभी भी कि बहुत बड़े बड़े तालाब बने होते हैं। उस तालाबों के माध्यम से वो जो गांव का पानी मतलब होता है, जो ढलान एरिया होता है तो उसमें संग्रहित हो जाती है और उस पानी को फिर उन लोग सिंचाई के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से एक जल संरक्षण की विधि ही है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड अथवा टाका के नाम से जाना जाता है, यानी एक ढाका हुआ भूमिगत टंकी होता है, उसमें उन लोग जल संरक्षण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कुंड अथवा टाका। ये राजस्थान में देखने को मिलता है, जिसका निर्माण घर या गांव के आसपास ही किया जाता है। यानी प्रत्येक घर में देखने को मिलेगा, या घर में नहीं है तो जो घर के आसपास ही जगह पर बना देते हैं गांव में अपना। इसके बाद देखिए दोस्तों तो उसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथूर गांव में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है। यानी गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है तथा इस गांव में वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। अगर ये पूछ देगा कि वर्षा जल संरक्षण की ख्याति किसने प्राप्त की है तो गंडाथूर गांव है। कहाँ है दोस्तों, तो कर्नाटक के मैसूर जिले में आता है। यहाँ पर 200 घर हैं और 200 घर में वर्षा जल संचयन के लिए छत का जो पानी है उसके लिए गड्ढा बनाकर इन लोग एकत्रित करते हैं। तो इस तरह से इस गांव के एक अलग पहचान है। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों में पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई है। यानी देखा जाए तो गाँव की अपेक्षा जल जो नगरों में है जल की उपयोग बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी चलते अगर देखें तो यहाँ पर इसका उपयोग हो सकता है। ऐसे तो ग्रामीण इलाकों में लोग तो करते हैं सिंचाई वगैरह में, लेकिन घरेलू काम में सबसे ज़्यादा आपका शहरी क्षेत्रों में ही प्रयोग किया जाता है जल का। वर्षा जल संरक्षण की विधियाँ दोस्तों, एक गड्ढे या गर्तिका बनाकर इकट्ठा कीजिए जल को, खाइयाँ बनाकर उसमें रखिए, कुआं का उपयोग कीजिए, हैंडपम्प का उपयोग करना। इन सब चीज़ों से आपका जो होता है जल जो होता है वो काफ़ी आपको संरक्षण होता है और जल का ज़्यादा दुरुपयोग नहीं होता है। ये तो हो गया दोस्तों आपका वर्षा जल संरक्षण में आपका हो जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा ग्राउंड सीड वाटर मैनेजमेंट के बारे में, यानी जल संभर प्रबंधन के बारे में। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल के संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। यानी कि यहाँ पर धरातलीय और भौम जल के संसाधनों के इसके उचित प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बढ़ते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे कि अंतःस्रवण, तालाब, पुनः भरण, कुआं आदि के द्वारा भौम जल के संचयन को पुनः भरण शामिल होता है। तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों जैसे प्राकृतिक में आपका आ जाएगा भूमि, जल, पौधे और प्राणियों, जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण और पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदायों के सहयोग पर ही निर्भर करती है। यानी किसी सरकार के द्वारा नहीं और न किसी व्यक्ति के द्वारा, बल्कि पूरे समुदाय के द्वारा, संप्रदाय के द्वारा मिल करके, यानी कि सरकार और आम पब्लिक, तभी इसकी संभावना हो सकती है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं तथा कुछ गैर सरकारी संगठन द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। हरियाली केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई और मत्स्य पालन और वन्य रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। परियोजना के लोगों को सहयोग से ग्राम पंचायतों के द्वारा निष्पादित की जा रही है। यानी कि इस हरियाली
जो है केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या को पीने के लिए पानी, सिंचाई और मत्स्य पालन, वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए योग्य बनाया गया है। यानी कैसे संरक्षण किया जाए इसके लिए उनको जानकारी दी जा रही है। और इस परियोजना से देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी लोगों को सहायता मिल रही है और ग्राम पंचायत के द्वारा इसको निष्पादित किया जा रहा है, इसको संचालित किया जा रहा है। अगर आगे बढ़ते हुए देखें दोस्तों तो नीरू मीरू जल और आम कार्यक्रम जो है आंध्र प्रदेश में, और अरवारी नहीं दोस्तों, अरवारी पानी संसद, ये जो है अलवर राजस्थान के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संरक्षण संरचनाएं हैं, जैसे कि अंतःश्रवण तालाब यानी ताल जो होता है जोहड़ की खुदाई की गई और इसे रोधक बांध बनाए गए, यानी यहाँ पर तालाब बना करके पानी रोकने की व्यवस्था की गई थी। प्रश्न पूछा का नीरू मीरू कहाँ की परियोजना है, तो आंध्र प्रदेश में है, जिसमें जल और आप कार्यक्रम को शामिल किया गया है। इसके तहत लोगों के द्वारा पानी को संरक्षण करना, और अरवारी पानी संसद जो है ये अलवर राजस्थान के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं दोनों योजनाएं। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो तमिलनाडु के घरों में जल संरक्षण को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। यानी कि तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां पर घरों में जल संरक्षण के संचयन को बनाना, यानी जल संरक्षण के लिए आप जो है एक कुछ चीज़ विधियां बनाकर, जैसे कि गड्ढा खोद के चाहे कोई और विधि से आपको संरक्षण बनाना आवश्यक कर दिया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संरक्षण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता है। ये कहाँ है दोस्तों, तो तमिलनाडु में ऐसा व्यवस्था किया गया है। कुछ क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजना पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का क्रियाकलाप करने में सफल हुई है, फिर भी सफलता कुछ की कहानियां हैं। अधिकांश घटनाओं के कार्यक्रम अपनी उद्यमान अवस्था पर ही है तथा देश के लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लोगों में बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। यानी कि इसकी संभावनाएं अभी तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा, तभी इसमें हम लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका जल संभर प्रबंधन के बारे में। जल संभर जो विकास के क्या लाभ हो सकते हैं उसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हो जाएगी, जैव विविधता में वृद्धि भी होगा, जल क्रांत और लवणता का ह्रास होगा, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, वनों के कटाव में कमी होगी और जीवन स्तर उठेगा इससे, यानी जीवन का स्तर जो है दोस्तों वो उठना होगा, रोजगार में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों को सहभागिता से आपसी मेलजोल भी बढ़ेगा। तो जल संभर के विकास से इतने सारे चीज़ों आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब जो है आपका जल संरक्षण की विधियां में हम लोग देखेंगे भूमिगत जल प्रबंधन, ये आपका लास्ट है दोस्तों। भूमिगत जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के अंतरकाश में रंध्रकाश में मौजूद जल को कहते हैं। यानी भूमिगत जल जो होते हैं दोस्तों रिस कर जो हमारे भूतल यानी भूमितल में चले जाते हैं उसे है हम लोग भूमि जल प्रबंधन कहते हैं। अधिक वर्षा वाले भागों में जहाँ भूमि समतल और सरंध्र यानी छिद्र युक्त मृदा वाली है वहाँ जल का रिसाव सरलता से हो जाता है। यानी कि जहाँ की मृदा जो है दोस्तों छिद्र वाली है, जहाँ पर मिट्टी में छिद्र होती है वहाँ की मिट्टियों में नीचे जो होती है जल संरक्षण या संभरण जो होते हैं वो आसानी से हो जाता है। अतः इन क्षेत्रों में भूमिगत जल कम गहराई पर तथा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान एवं तटीय मैदानों में भौम जल विशाल भंडार है। उपयोग योग्य और भौम जल संसाधन का लगभग 46% भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिनों में पाया जाता है। यानी भौम जल का अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका उपयोग और योग्य भौम जल संसाधन में लगभग 46% जो है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिनों में ही पाया जाता है। यानी कि जो बेसिनों में भौम जल की अधिकता है। भूजल पुनः भरण एवं प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे आज कल कृत्रिम रूप में संवर्धित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों तो भूजल एक पुनः भरण और प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी प्रकृति के प्रक्रिया के द्वारा होता है, लेकिन इसे आम आदमी के द्वारा भी इसको किया जा सकता है, क्योंकि जिसे तेजी से मनुष्य जो है भूजल का दोहन कर रहा है और केवल प्राकृतिक प्रक्रिया पुनः भरण में सक्षम नहीं है। यानी प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इसको पुनः भरण नहीं किया जाता है, इसलिए इसके लिए मानव को सचेत होना और जागरूक होने की ज़रूरत है। पुनः भरण योग्य जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न राज्य है। यानी पुनः भरण योग्य में अगर देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है सबसे संपन्न एरिया है इस मामले में, यानी भूमिगत जल संसाधन के मामले में।
जल का पुनःचक्रण और पुनः उपयोग, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए दोस्तों कि जल जो है वाष्पीकरण होता है वर्षण और अपवाह की प्रक्रिया के द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण के द्वारा निरंतर गतिशील है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वर्षा हो रही है, फिर नदी में गिर रही है, पानी जमीन पर आ रहा है, फिर वो बह रही है, समुद्र में जा रही है, फिर से वो वाष्पीकृत हो रही है, फिर से वो वर्षा के रूप में संघनन होकर के फिर वर्षा के रूप में नीचे आ रही है। तो ये प्रक्रिया जो है गतिशील है, यही आपका जल चक्र कहते हैं। पुनः चक्रण जो होता है और पुनः उपयोग से अलवणीय जल को सुधारा जा सकता है। यानी कि इस प्रक्रिया से दोस्तों है पुनः चक्रण से पुनः उपयोग करके जो आपका अलवणीय जल है उसको भी सुधारा जा सकता है। नगरीय क्षेत्रों में स्थान जो होता है दोस्तों, नगरीय क्षेत्रों में जैसे कि स्नान, बर्तन धोने एवं वाहनों के धोने के लिए प्रयोग किए गए जल का बागवानों के लिए भी पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों से आप पुनः उपयोग में ला सकते हैं उस पानी को। थोड़ा सा आप समझते हैं दोस्तों कि जल संरक्षण के लिए क्षेत्रवार उपाय, यानी जल संरक्षण के लिए क्षेत्रवार हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, तो उसमें देखेंगे कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है तथा इसके द्वारा जल संरक्षण के संदर्भ में उठाए जा सकने वाले कुछ कदम निम्नलिखित हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में हमको क्या क्या प्रयास करने चाहिए, जैसे कि आपके जल का उपयोग कम हो और कृषि भी अच्छा हो जाए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि उपलब्ध जल में ही उगने योग्य कृषि फसलों को बढ़ावा देना है, यानी कि जो जलीय पौधा उसको जल में ही रोपा जाए, जो सूखा क्षेत्र है उसको सूखा क्षेत्र के पौधा को सूखा क्षेत्र में रोपा जाए। तो इसको कैसे लिखे हैं, तो चलिए आगे देखते हैं कि गन्ने और चावल जैसी फसलों के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें केवल उन्हीं क्षेत्रों में उगाया जाना चाहिए जहां पर्याप्त जल उपलब्ध हो। कृषि में स्थानीय फसल किस्मों को बढ़ावा मिलना चाहिए, यानी जो फसल की स्थानीयता है, यानी कि जो ऐसे फसल होते हैं जैसे कि कपास का एरिया है तो काली मिट्टी वाले क्षेत्र में बोइए, आपके धान के दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र में बोइए। तो इस तरह से जो जिस चीज़ के लिए उपयोगी है वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उसके लिए पर्याप्त मात्रा में है तभी आप उसका उपयोग वहाँ पर कीजिए, यानी कि आपको पानी के कम जहाँ उपयोग हो सके, यानी जलीय पौधा को जलीय में, सूखे वाले पौधा को सूखेग्रस्त क्षेत्र में बोइए। दूसरा हो जाएगा दोस्तों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाना है। सूक्ष्म सिंचाई में हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप रिसाव। आप ड्रिप रिसाव सिस्टम अगर नहीं देखे होंगे तो कभी हम वीडियो इसका बना के दिखाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे दोस्तों तो ऐसे खेती जब होती है तो ड्रिप रिसाव वाला आपको हम जरूर दिखाएंगे वीडियो। इसके बाद देखेंगे दोस्तों स्प्रिंकल यानी फव्वारे से सिंचाई करने पर जल की जो खपत होती है घटती है और 40 से 80% जल जो है वो बच जाता है। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है दोस्तों कि जहाँ पर आपका पौधा लगा होता है उसी पर एक पतला पाइप गया रहता है उसी मेड़ पर, और उस पौधा के जो जड़ होता है वहीं पर बूंद बूंद पानी गिरता है, वो हो गया ड्रिप सिंचाई। स्प्रिंकल सिंचाई मतलब होता है कि ये पाइप द्वारा खेत में बिछाया रहता है और उस पाइप के द्वारा जो होता है ऊपर में से 3 फीट के आसपास के ऊपर में एक फुहारे लगा होता है और उसके माध्यम से फुहारा जो होता है उसे फुहारा के द्वारा पानी को खेत में दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका पानी की बचत होती है। आगे देखिए दोस्तों तो भूमि एवं जल प्रबंधन प्रणाली, इसमें कई तरीके शामिल हैं जैसे कि मृदा जल संरक्षण, फसल उगाने के लिए मिट्टी को अच्छे से तैयार करना, वर्षा जल का संचयन, कृषि के अपशिष्ट जल का अधिक से अधिक पुनर्चक्रण, जल का रिसाव बढ़ाने के लिए जुताई, जल की बर्बादी में कमी और मिट्टी में नमी बढ़ाना। तो भूमि एवं जल प्रबंधन प्रणाली अपनानी चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों तो लेजर से भूमि समतलन, यानी इस तकनीकी से अगर करते हैं तो जमीन की सतह की असमानता समाप्त हो जाती है, यानी ज़मीन के जो होगा तो सतह वो बराबर होगा, जिससे क्या होगा कि फसल का अंकुरण और उपलब्ध पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे लगभग 20 से 30% जो जल होता है वो बच जाता है और उत्पादन में कम से कम 10% की वृद्धि होती है, यानी लेजर भूमि संवहन से समतलन से। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तो आगे हम लोग प्रयोग करते हैं राइस इंडेंसिफिकेशन प्रणाली, यानी SRI यानी सिस्टम ऑफ राइस इंसिफिकेशन, यानी जल की आवश्यकता का लगभग 29% तक कम तथा फसल तैयार होने की अवधि को 8 से 12 दिन कम करने की प्रसिद्धि है। इस प्रणाली का उपयोग जो होता है चावल के साथ साथ गन्ने की खेती में भी किया जाता है, यानी राइस इंडिफिकेशन प्रणाली का प्रयोग। अब तो हो गया दोस्तों कृषि क्षेत्र में आपको प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, तो आपका हो जाएगा कि उपलब्ध जल में ही
होने वाले योग्य कृषि प्रश्नों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाना। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अगर ड्रिप सिस्टम प्रणाली, स्प्रिंकल सिस्टम प्रणाली, भूमि एवं जल प्रबंधन प्रणाली, और इसके बाद लेजर से भूमि का समतलन करना, और राइस इंटेंसिफिकेशन प्रणाली, इन सारी चीज़ों का आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा उद्योग में समझ लीजिए कि उद्योग में हम कैसे जल को संरक्षण कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के साथ ही उनकी जल की मांग बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप उद्योगों के द्वारा प्रयोग किए जा रहे जल का दुरुपयोग होता है, जिससे प्रदूषण में वृद्धि तथा जल की कमी और उसकी गुणवत्ता खराब होती है। उद्योगों के सामने जल बचत करने हेतु कुछ विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो कुछ निश्चित जो है विकल्प दिए गए हैं, इसके माध्यम से आपको जल के उद्योगों में बचत कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि जहाँ पर उद्योग है वो कम से कम जल में काम करना, यानी कि वैसे उद्योगों को कम से कम जल में प्रयोग करना चाहिए। यदि व्यवस्थित तरीका अपनाया जाए तो औद्योगिक इकाइयों में जल की खपत का 25 से 50% तक घटाई जा सकती है। यानी व्यवस्थित तरीका से आप करते हैं तो जल में आपकी कमी करा सकते हैं, कितना 25 से लेकर के 50% तक। इसमें अगर आगे बढ़ते हुए देखें दोस्तों तो जल का इस्तेमाल घटाने वाले कुछ तरीकों में मशीनों को जल से ठंडा करने के बजाय हवा में ठंडा करने की तकनीक अपनाना है। यानी मशीनों को जो गर्म हो जाते हैं उसको जल से ठंडा किया जाता है, वैसी स्थिति में कुछ ऐसा तकनीक बनाया जाए जिससे आपको हवा से उसको ठंडा किया जाए। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो बेकार जल का पुनः चक्रण कर उसे औद्योगिक प्रक्रिया में पुनः इस्तेमाल करना। यानी जो जल बेकार में उपयोग हो रहा है वैसे जल को आप औद्योगिक क्षेत्र में उसको उपयोग कर सकते हैं। ऐसी तकनीक आप लाइए तथा ऐसे आप व्यवस्था कीजिए ताकि जो जल निकासित हो रहे हैं बहुत सारे ऐसे जल, तो उस जल को आपको औद्योगिक क्षेत्र में उसको इस्तेमाल कर सकें। वर्षा का जल एकत्र कर उसका प्रयोग करना, और सबसे अच्छा तरीका है कि वर्षा का जल को एकत्र करके प्रयोग करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो जीवन चक्र का विश्लेषण। जीवन चक्र का विश्लेषण उत्पाद के आरंभ से अंत तक के उसके जीवन के विभिन्न चरणों से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को आकलन करने में मदद करता है। इससे आपको क्या होगा दोस्तों कि नई नई टेक्नोलॉजी बनाने में और कितना आपके प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने में आपकी सहायता प्रदान होगी, यानी जीवन चक्र विश्लेषण के द्वारा। आगे देखेंगे दोस्तों तो आपूर्ति श्रृंखला में जल प्रबंधन, यानी कंपनियां जो होती हैं अपनी आपूर्ति श्रृंखला के लिए जल प्रबंधन की प्रणाली रणनीतियां तैयार कर रही है, जिसके अंतर्गत कंपनी के कारखानों में जल बचाने की संभावनाएं तलाशना, स्थानीय और क्षेत्रीय प्रशासकों और गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य कंपनियों के साथ काम करना तथा उपभोक्ताओं को जल प्रबंधन के महत्व के बारे में शिक्षित करना आदि प्रमुख है। यानी जो कंपनियां हैं दोस्तों वो जल आपूर्ति श्रृंखला के लिए जल प्रबंधन प्रणालियाँ की रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे रणनीति के द्वारा आप लोगों को जागरूक कीजिए। कारखानों में जो जल बचाने की संभावनाएं को तलाशा जा सकता है। ऐसे में क्षेत्रीय प्रशासकों तथा गैर सरकारी संगठनों से आप कंपनियों के साथ में काम करके, उपभोक्ताओं के साथ काम करके जल प्रबंधन के महत्व को शिक्षित कीजिए और इससे आपके जल को प्रदूषण को बचाया जा सकता है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जल की बराबरी यानी ऑफसेट। जहाँ कम जल में काम करने की प्रयास, यानी जहाँ पर कम जल में काम करने के प्रयास जल को दोबारा इस्तेमाल और पुनर्चक्रण के बाद भी जल की खपत का कम नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर जल ऑफसेट का निवेश किया जाता है। इसमें या तो पौधे रोपे जाते हैं या सुदूर भूमि पर जल की दक्षता बढ़ाने का उपाय किया जाता है। यानी जहाँ पर संभव नहीं है तो आप जो है उसके लिए कुछ पैसा सरकार को खर्चा कीजिए, पैसा दीजिए और उस पैसा के आप एक राशि निकालिए कि हमें पूरी जितनी इनकम हुई है औद्योगिक सेक्टर से उसका 5%, 1% अपने हमने वनों को देंगे, यानी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए हम पेड़ पौधे लगाएंगे, जल संरक्षण के लिए तालाब बनवाएंगे। ये सब चीज़ों का आप कर करके आप चीज़ों को कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था किया गया है। तो ये आपकी टोटल होगा दोस्तों को जल संरक्षण से संबंधित ये लगभग 19 पेज का है। तो इसको आप पढ़ करके देखिए और ज़रूर मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। आप 1 घंटा पढ़िएगा तो एक टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाता है। और आप अगर देखें तो पूरे ज्योग्राफी में आप 10 टॉपिक पढ़िएगा। 10 नहीं पढ़ना है दोस्तों, अगर आप देखिए तो आप 2 सेक्टर को कंप्लीट करना है। तो 10 सेक्टर में आपने अगर कोई एक सेक्टर को करते हैं तो मैंने आपको सी सेक्टर पढ़ा रहा है जिसमें भारत के प्राकृतिक संसाधन विकास उपयोग, तो इसमें मात्र 5 टॉपिक है। तो ये 5 पढ़ लीजिए और झारखंड वाला 4 पढ़ लीजिए, यानी 9 टॉपिक पढ़ के, यानी 9 टॉपिक आप मुश्किल से रीडिंग मारिएगा, आपके पास नोट रहेगा तो 9 घंटा
9 घंटा में आप पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, बस यही समझ लीजिए। तो इसलिए आप नोट ज़रूर बनाइए, क्योंकि यही आपका जो एग्ज़ाम के मेंस में आपका नंबर दिलाएगा और यही आपको पढ़ने में सुविधा ही प्रदान करेगी। लेकिन आप करिएगा तब, क्योंकि बुक तो हज़ार हैं। बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूर नोट लिखिए, क्योंकि बुक आपके एग्ज़ाम के टाइम काम नहीं आएगा और एग्ज़ाम बहुत लंबा चलता है। प्री दीजिएगा, फिर मेंस दीजिएगा, 6-6 7-7 पेपर लिखना है। अगर नोट नहीं रहेंगे तो आप वहाँ पर फंस जाइएगा। इसी चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।